हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वन जीन इनहेरिटेंस। सो वन जीन इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जैसा कि हमें टॉपिक का नाम बता रहा है, इस वीडियो में बेटा हम किसी एक जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करेंगे और ऐसा क्रॉस जिसमें हम वन जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। तो इस वीडियो में यूज होने वाली किसी भी टर्मिनोलॉजी में किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो बेटा आप जाके वो टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो बेसिकली इस वीडियो में हम मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था पी प्लांट पे उसको स्टडी करेंगे, उसके रिजल्ट्स, उसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेंडल ने उससे क्या इंटरप्रेट किया था। क्लियर। अब हमने वीडियोस में ये भी पढ़ा था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स यूज करी थी। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब है वो पी प्लांट्स जो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहे हैं और स्टेबल ट्रेट्स का इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं, या फिर होमोजाइगस कंडीशन शो करने वाले प्लांट्स। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स की फॉर्म में टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसा कि हमारी बुक में भी शो हुआ है। ठीक है, तो अगर हम होमोजाइगस प्लांट्स ले रहे हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ले रहे हैं, तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी और ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, फिर बेटा क्रॉस बनाने में नेक्स्ट स्टेप होता है पेरेंट्स के गेमीट्स बनाना। ठीक है, अब देखिए टॉल प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी, यानी दोनों ही एलील्स सेम टाइप के हैं। तो जितने भी गेमीट्स बनेंगे उन सब में सेम टाइप का एलील जाएगा, दैट इज कैपिटल टी जाएगा। तो यानी सारे गेमीट्स सेम टाइप के बनेंगे हैविंग कैपिटल टी एलील, जो कि आपको यहाँ पे शो किया है। ठीक है, सिमिलरली ड्वार्फ पेरेंट को देख लीजिए। ड्वार्फ पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी, तो इसके भी जितने भी गेमीट्स बनेंगे उनमें सेम टाइप का एलील जाएगा, दैट इज स्मॉल टी। तो सारे गेमीट्स सेम टाइप के बनेंगे हैविंग एलील स्मॉल टी। ठीक है, देन बेटा क्रॉस का नेक्स्ट स्टेप होता है ये जो हमने गेमीट्स बनाए हैं इनका फ्यूजन, इनका फर्टिलाइजेशन करवाना और F1 जनरेशन बनाना, जिसको हम फीलियल 1 जनरेशन या हाइब्रिड 1 जनरेशन भी बोलते हैं। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो बेटा प्लांट बनेगा हैविंग जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और उसका फिनोटाइप है टॉल। ठीक है, तो मेंडल ने देखा बेटा कि F1 जनरेशन में जो दो पेरेंट्स हमने लिए थे उनमें से एक ही पेरेंट का कैरेक्टर, एक ही पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस हुआ और दूसरे पेरेंट का ट्रेट दैट इज ड्वार्फ ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, ये तो उनकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। क्या थी पहली ऑब्जर्वेशन? कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को एज पेरेंट यूज करके उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा हमने पढ़ा था हम ऐसे पेरेंट्स लेंगे जो बाकी सारे कैरेक्टर्स में सेम होंगे और सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे वो हाइट का कैरेक्टर है जिसकी दो ट्रेट्स हैं टॉल एंड ड्वार्फ। तो इन्होंने देखा कि जब दो डिफरेंट ट्रेट वाले पेरेंट्स को इन्होंने क्रॉस करवाया तो उनकी F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस हुआ और दूसरे पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ। क्लियर। अब इन्होंने बेटा F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बने इनकी सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग कराने का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट से। अब इनके भी गेमीट्स बना लेते हैं। तो देखिए बेटा अब यहाँ पे पेरेंट्स के पास कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, यानी दो डिफरेंट टाइप के एलील्स प्रेजेंट है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। तो 50% गेमीट्स के पास एलील जाएगा कैपिटल टी और 50% गेमीट्स के पास जाएगा एलील स्मॉल टी। तो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के दो दो टाइप के गेमीट्स बनेंगे, 50% हैविंग कैपिटल टी एंड 50% हैविंग स्मॉल टी। क्लियर। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो बेटा प्रोबेबिलिटी है कि पेरेंट 1 का कैपिटल टी वाला गेमीट पेरेंट 2 के कैपिटल टी वाले गेमीट से भी फ्यूजन करेगा और स्मॉल टी वाले गेमीट से भी फ्यूजन कर सकता है। सिमिलरली पेरेंट 1 का वो गेमीट जिसके पास स्मॉल टी एलील है वो भी पेरेंट 2 के उस गेमीट से भी फ्यूज कर सकता है जिसके पास कैपिटल टी एलील है और स्मॉल टी वाले एलील के गेमीट से भी फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम चारों क्रॉसेस बना के दिखाएंगे, चारों फ्यूजन्स शो करेंगे। ठीक है, तो जब कैपिटल टी फ्यूज करेगा कैपिटल टी से तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी और उसका फिनोटाइप था टॉल। जब कैपिटल टी फ्यूज करेगा पेरेंट 2 के स्मॉल टी से तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी विद फिनोटाइप
टॉल, जब स्मॉल टी फ्यूज करेगा कैपिटल टी से तो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी विद फिनोटाइप टॉल, और जब स्मॉल टी फ्यूज करेगा स्मॉल टी से तो जीनोटाइप होगा स्मॉल टी विद फिनोटाइप ड्वार्फ। ठीक है, ये बनी F2 जनरेशन, दैट इज फीलियल 2 जनरेशन। क्लियर। अब फीलियल 2 जनरेशन में बेटा मेंडल ने देखा कि वो कैरेक्टर, पेरेंट का वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज इन्होंने देखी कि F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने वो सब या तो एक पेरेंट को एक्सप्रेस कर रहे थे, एक पेरेंट को शो कर रहे थे, या फिर दूसरे पेरेंट को शो कर रहे थे। इनमें एक भी प्रोजेनी, एक भी ऑफस्प्रिंग ऐसा नहीं बना जो दोनों पेरेंट का इंटरमीडिएट हो, यानी प्लांट्स या तो टॉल थे या तो ड्वार्फ थे, कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं था। ठीक है, तो F2 जनरेशन का इन्होंने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाला। तो फिनोटिपिक देखिए बेटा, तो अगर हम जो हमने क्रॉस बनाया है इसमें टॉल प्लांट्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 टॉल प्लांट्स हैं एंड 1 ड्वार्फ प्लांट है। तो इन्होंने नोटिस किया कि F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट्स एक पेरेंट को एक्सप्रेस कर रहे थे और 1/4 प्लांट्स एक पेरेंट को एक्सप्रेस कर रहे थे। और जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी एक की जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट्स का जीनोटाइप है, और स्मॉल टी एक प्लांट का जीनोटाइप है। तो जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। ठीक है, तो ये था बेटा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिससे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, बट F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के ट्रेट एक्सप्रेस हुए और कुछ भी उनका इंटरमीडिएट नहीं बना। F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट्स ने एक पेरेंट को एक्सप्रेस किया और 1/4 ने एक पेरेंट को एक्सप्रेस किया। तो बेटा इस बेसिस पे इन्होंने बोला कि जितने भी ट्रेट्स और कैरेक्टर्स होते हैं ये डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं, जिनको फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि पेयर में अकर करते हैं। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये जो फैक्टर्स का पेयर होता है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाता है, इस तरह से कि एक गैमीट के पास एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्लियर। ओके, दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो एलील्स होते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं, इनमें आपस में ब्लेंडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर ब्लेंडिंग होती तो कुछ इंटरमीडिएट ट्रेट भी एक्सप्रेस होता, पर कोई इंटरमीडिएट ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ, दोनों ही पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए। ठीक है, ब्लेंडिंग ना होने का प्रूफ इन्होंने ऐसे भी दिया, या इसको एक्सप्लेन इन्होंने ऐसे किया कि F1 जनरेशन में एक ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था बट F2 में दोनों ही ट्रेट एक्सप्रेस हुए। अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो जो ट्रेट F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो F2 में भी एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, तो ये है पूरा बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसकी ऑब्जर्वेशंस, उससे रिजल्ट आए। 2 लॉज मेंडल ने दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करके, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बल्कि मेंडल के तीनों लॉज को हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बोला ये जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में होते हैं और इनमें से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डोमिनेंट होता है, यानी एक फैक्टर हर कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, यानी भले ही दूसरा एलील प्रेजेंट हो ना हो, दूसरे एलील की प्रेजेंस और एब्सेंस से इसका एक्सप्रेशन अफेक्ट नहीं होगा। बट एक रेसेसिव एलील होगा, रेसेसिव एलील वो होगा जिसका एक्सप्रेशन दूसरे एलील की प्रेजेंस और एब्सेंस से अफेक्ट होगा, यानी अगर दूसरा एलील प्रेजेंट है तो रेसेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जैसा कि F1 जनरेशन में हुआ हेट्रोजाइगस कंडीशन में। बट अगर दूसरा एलील एब्सेंट है यानी होमोजाइगस कंडीशन है तो वो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर लेगा। ठीक है, समझ गए? ओके, देन बेटा ये जो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स हैं इनके लिए जो एलील्स थे इनके लिए इन्होंने सिंबल्स यूज करे। जो डोमिनेंट ट्रेट था उस ट्रेट का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल फॉर्म में डोमिनेंट एलील के लिए और वही अल्फाबेट स्मॉल फॉर्म में स्मॉल अल्फाबेट में रेसेसिव एलील के लिए। इन्होंने डिफरेंट अल्फाबेट्स, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और डी क्यों यूज नहीं किया, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, तो जो डोमिनेंट एलील होता है वो डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट अल्फाबेट होता है और जो रेसेसिव एलील होता है वो भी डोमिनेंट ट्रेट का स्मॉल अल्फाबेट होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बात हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी जब हमने जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था।
ठीक है, तो ये था पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस टॉपिक को बेटा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो हम पढ़ते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली, समझने वाली थी, वो मैंने आपको यहाँ पे ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करके समझा दी हैं। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे कि जो पेरेंट्स इनिशियली हम लेते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में लेंगे, इनके गेमीट्स कैसे बनाने हैं, F1 जनरेशन कैसे बनेगी, फिर उसकी सेल्फिंग करेंगे, उसके गेमीट्स बनाएंगे, F2 जनरेशन बनेगी, उसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से इस टॉपिक को पढ़ना। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स। तो यही हमने हमारे क्रॉस में लिए टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation। यानी पहले उन्होंने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस किया, फिर उससे सीड्स बने, उनको ग्रो किया तो F1 जनरेशन बन गई विच इज टॉल। ठीक है, देन दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द filial one progeny or the F1। Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf। बताया मैंने अभी आपको। He made similar observations for the other pairs of traits। इस कैरेक्टर के अलावा, स्टेम हाइट के अलावा जो कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी करे थे उनका भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने करवाया। उसमें भी सेम इनहेरिटेंस पैटर्न उन्होंने नोटिस किया कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बन रही थी वो किसी एक पेरेंट को ही रिजेंबल कर रही थी, दूसरे को रिजेंबल नहीं कर रही थी। ठीक है, ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन बेटा? इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं हम। The F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them। F1 जनरेशन में हमेशा एक ही पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस होता है, दूसरे पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Mendel then self-pollinated, selfing the tall F1 plants and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf। उन्होंने नोटिस किया जब उन्होंने F1 प्लांट्स को, F1 जनरेशन के प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उनकी सेल्फिंग करवाई, तो F2 जनरेशन में, फीलियल 2 जनरेशन में कुछ प्लांट्स ड्वार्फ थे, यानी वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहे थे जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था पेरेंट्स का। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन was now expressed। The proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants while 3/4 of F2 plants were tall। यही हमने यहाँ पे क्रॉस में समझा था। जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था, यानी 3/4 टॉल थे और 1/4 ड्वार्फ। ठीक है, देन द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर ईदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट। यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि F2 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी बने बेटा वो सब दोनों पेरेंट्स को ही एक्सप्रेस कर रहे थे, दोनों पेरेंट्स को ही रिजेंबल कर रहे थे, या तो टॉल थे या तो ड्वार्फ थे, कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का नहीं था। याद रहेगा? ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स वर obtained with the other traits that he studied। Only one of the parental traits was expressed in the F1 generation while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1। तो इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि only one of the parental traits were expressed in F1 generation while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1। The contrasting traits did not show any blending। The contrasting traits did not show any blending at either F1 or F2 stage। क्लियर? तो फर्स्ट पैरा में हमने देखा बेसिकली कि F1 में एक ही पेरेंट को रिजेंबल किया और सेकंड में हमने देखा कि F2 ने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल किया इन द रेशियो 3:1, कोई भी इन बिटवीन नहीं था, तो ब्लेंडिंग नहीं हुई ना F1 में ना ही F2 में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ली, ऑब्जर्वेशन उन्होंने दो ली। पहला कि F1 में सिर्फ एक ही पेरेंट रिजेंबल हुआ और दूसरा कि F2 में 3:1 में
रिजेंबल किया दोनों ही पेरेंट्स को और ब्लेंडिंग नहीं हुई। तो इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ interpretations दिए which are Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई तो चीज बिना चेंज हुए ट्रांसफर हो रही है थ्रू द गेमीट्स, क्योंकि ये सब कुछ गेमीट के फ्यूजन से हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स। याद रखेंगे बेटा, मेंडल ने जीन टर्म यूज नहीं किया था, उन्होंने टर्म यूज किया था फैक्टर्स। नाउ वी कॉल देम एज जीन्स। जीन्स आर देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। बताया था मैंने जब हमने टर्म डिस्कस करी थी। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। ये भी हमने पढ़ा है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हम टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस कर चुके हैं। जीन्स क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। और एलील्स जीन्स की ही दो कंट्रास्टिंग स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट। F1 में जो भी ट्रेट एक्सप्रेस होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर उसका सिंबल होगा, और जो F2 में रीअपियर होगा उसके लिए स्मॉल लेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, T, कैपिटल T is used for the tall trait जो कि F1 में एक्सप्रेस हुआ था, एंड स्मॉल t for the dwarf जो कि F2 में एक्सप्रेस हुआ था, एंड कैपिटल T and small t are alleles of each other. Hence in plants the pair of alleles for height would be capital T homozygous dominant, capital T small t heterozygous dominant, और small t homozygous recessive. Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical और homozygous। यही बात मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्लेन की थी कि ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट्स होते हैं उनमें होमोजाइगस आइडेंटिकल एलील्स होते हैं। दैट इज कैपिटल T फॉर टॉल प्लांट एंड स्मॉल t फॉर ड्वार्फ plant respectively. Capital T and small t are called the genotype, genetic constitution of the plant, while the descriptive terms, morphological appearance, tall and dwarf are the phenotype. ये भी हम पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजीज में। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T small t? अब अगर होमोजाइगस कैपिटल T है तो tall था, होमोजाइगस स्मॉल टी है तो ड्वार्फ था। अब कैपिटल T स्मॉल t है तो क्या होगा? यहाँ तो दोनों ही टाइप के एलील्स प्रेजेंट हैं, दोनों ही ट्रेट के एलील्स प्रेजेंट हैं। तो इसी बेसिस पे बेटा मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि कोई एक एलील डोमिनेंट होगा और दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। ठीक है, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट कैपिटल T स्मॉल t टू बी एग्जैक्टली लाइक दैट कैपिटल T पेरेंट इन अपीयरेंस, ही प्रपोज दैट in a pair of dissimilar factors, one dominates the other as in the F1 and hence is called the dominant factor. इसको भी हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ जी, in a pair of dissimilar factors, one dominates the other as in the F1 and hence is called the dominant factor while the other factor is recessive. In this case, capital T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. He observed identical behavior for all the other characters trait pairs that he studied. और उन्होंने सेम पैटर्न्स ऑब्जर्व किया जो उन्होंने बाकी के 6 कैरेक्टर्स पढ़े थे उनके लिए भी। क्लियर? वो 7 कैरेक्टर्स टोटल आपको याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए। इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. डू नॉट यूज कैपिटल T फॉर टॉल एंड स्मॉल d फॉर ड्वार्फ बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर T and D are alleles of the same gene or character or not. ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। Alleles can be similar as in the case of homozygotes, capital T and small t, or can be dissimilar as in the case of heterozygote, capital T small t. Since the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, that is height, it is a monohybrid and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी टर्म्स वाली टर्मिनोलॉजी वीडियो में भी
डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. Gamete formation के टाइम पे मैं आपको यही बता रही थी कि 50% के पास कैपिटल होगा और 50% के पास स्मॉल होगा. This segregation of alleles is a random process and so there is a 50% chance of a gamete containing either allele as has been verified by the results of the crossing. यही बेटा हमने क्रॉस में देखा कि 50% के पास कैपिटल टी भी हो सकता है, 50% के पास स्मॉल टी भी हो सकता है. तो जब हम क्रॉस बनाएंगे तो हम दोनों का क्रॉस शो करेंगे, ठीक है. इन दिस वे द gametes of the tall, that is capital T plants have the allele capital T and the gametes of the dwarf small t plants have the allele small t. यही मैंने आपको बताया था क्रॉस के टाइम पे. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पोलन एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू द एग आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट्स दैट हैव वन कैपिटल टी एलील एंड वन स्मॉल टी एलील. तो इन्होंने एग्जाम्पल ऐसे बताया है कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया है ना प्लांट्स में, तो एक गेमीट आएगा बेटा पोलन ग्रेन से और एक गेमीट आएगा एम्ब्रियो सैक में एग से. तो सपोज पोलन से जो मेल गेमीट आ रहा है उसके पास कैपिटल टी एलील है और एग वाले गेमीट के पास स्मॉल टी एलील है, तो उनका जो फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन होगी. इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिड्स हैव कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन. सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स व्हिच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस. The production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. Punnett square क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं. As shown in figure 4.4, it was developed by British geneticist. याद हो जाना चाहिए अब तक आपको इनका नाम, Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. ये definition हमने terminology वाली वीडियो में पढ़ी थी. The possible gametes are written on two sides, usually the top row and left columns. All possible combinations are represented in boxes below in the squares which generates a square output form. अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये, ठीक है. चलिए पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं. द Punnett स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी मेल, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैपिटल टी एलील पोलन से आया है, एंड ड्वार्फ स्मॉल टी फीमेल, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि स्मॉल टी एग से आया है. ये उल्टा भी हो सकता है बेटा. द गेमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड द F1 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी. द F1 प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड. द सिंबल्स, ये सिंबल और ये सिंबल, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था प्लांट्स में तभी मैंने आपको बता दिया था कि दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल, आर यूज्ड टू डिनोट द फीमेल दैट इज एग्स एंड मेल पोलन ऑफ द F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली. द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूसेस गेमीट्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दो टाइप के गेमीट्स बनाए थे हमने इन इक्वल प्रोपोर्शन. व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पोलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी हैव अ 50% चांस टू पॉलिनेट eggs of the genotype capital T as well as of genotype small t. Also, pollen grains of genotype small t have a 50% chance of pollinating eggs of genotype capital T as well as of genotype small t. As a result of random fertilization, the resultant zygotes can be of the genotype capital T small t और small t. यही बेटा हमने क्रॉस में बनाया है, ठीक है. From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilizations lead to capital T, half lead to capital T small t and 1/4 to small t. यही हमारा जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:1. Though the F1 have a genotype of capital T small t, but the phenotypic character seen is tall. At F2, 3/4 of the plants are tall, where some of them are capital T, while others are capital T small t. Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotypes capital T एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. एक्सटर्नली तो बेटा आपको सिर्फ अपीयरेंस दिख रहा है ना, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन तो आप नहीं देख सकते हो. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के आप नहीं बता सकते हो कि उसका जीनोटाइप कौन सा होगा. हेंस विद इन द जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर दैट इज कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस्ड. हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू डोमिनेट ओवर द अदर एलील स्मॉल टी और ड्वार्फ कैरेक्टर. दिस इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल द
F1 are tall though the genotype is capital T small t, and in the F2 3/4 of the plants are tall though genotypically half are capital T small t and only 1/4 are capital T. ये हमने क्रॉस में पढ़ा है कि F1 में जो जीनोटाइप था बेटा, देखो कैपिटल T स्मॉल t था पर सारे प्लांट्स टॉल थे, और F2 में देखो एक जीनोटाइप था कैपिटल T टॉल था, और कैपिटल T स्मॉल t वाले दो जीनोटाइप थे और उनका प्लांट भी फिनोटाइपिकली टॉल था. क्लियर? तो वही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है. दिस लीड्स टू अ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल, दैट इज 1/4 कैपिटल T प्लस हाफ कैपिटल T स्मॉल t एंड 1/4 स्मॉल t, दैट इज अ 3:1 रेशियो. यही हमने वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो निकाला था, टॉल इज टू ड्वार्फ का 3:1, बट अ जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, कैपिटल T 1 is to capital T small t 2 is to small t 1. Clear? Okay. Then the 1/4 is to 1/2 is to 1/4 ratio of capital T is to capital T small t is to small t is mathematically condensable to the form of the binomial expression ax plus by का whole square that has the gametes bearing genes capital T or small t in equal frequency of 1/2. The expression is expanded as given below. 1/2 t plus 1/2 small t whole square is equals to 1/2 capital T plus 1/2 small t multiplied by 1/2 capital T plus 1/2 small t is equals to 1/4 capital T plus 1/2 capital T small t plus 1/4 small t. Then बेटा आपको ये 1/4 is to 1/2 is to 1/4 रेशियो जो आया कैपिटल T small t और small t का, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करके दिखाया गया है. कैसे? आइए देखते हैं इसको. तो बेटा हमारा रेशियो आया कैपिटल T इज टू कैपिटल T स्मॉल टू स्मॉल t 1/4 इज टू 1/2 इज टू 1/4. ये कैसे आया? मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टोटल 4 प्रोजेनी बनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें से एक ने जीनोटाइप शो किया कैपिटल T to 1 out of 4, दो ने शो किया कैपिटल T स्मॉल t तो 2 out of 4 which will be equals to 1/2, एंड एक प्रोजेनी ने शो किया स्मॉल t that will be equals to 1/4. ठीक है, अब इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax प्लस by होल स्क्वायर की फॉर्म में एनसीईआरटी हमें एक्सप्लेन करके बताती है. ये हमें बोल रहे हैं कि एक जीन में एलील्स हैं कैपिटल T एंड स्मॉल t. अब दोनों की ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाफ हाफ. एक जीन में दो एलील्स हो सकते हैं तो दोनों की होने की फ्रीक्वेंसी हाफ हाफ होगी. तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t का होल स्क्वायर. ये होगी हमारी जीन फ्रीक्वेंसी. इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो हो जाएगा 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. 1/2 कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t प्लस 1/2 स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t. इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1 1 1, 2 2 4, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल T प्लस 1/2 t मल्टीप्लाइड बाय 1/2 स्मॉल t, तो 1 1 1, 2 2 4, कैपिटल T को स्मॉल t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल T स्मॉल t. देन 1/2 स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कैपिटल T, तो 1 1 1, 2 2 4 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कैपिटल T स्मॉल t. देन 1/2 स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय 1/2 स्मॉल t, तो 1 1 1, 2 2 4, स्मॉल t को स्मॉल t से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल t आ जाएगा. ठीक है, तो वो अल्टीमेट एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 कैपिटल T प्लस 1/4 कैपिटल T स्मॉल t को ऐड कर देंगे 1/4 कैपिटल T स्मॉल t में, तो आ जाएगा 2/4 कैपिटल T स्मॉल t, जो कि सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 1/2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस 1/4 स्मॉल t. तो ये हो जाएगा बेटा अल्टीमेट एक्सप्रेशन. ठीक है, यही हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generations. He concluded that the genotype of the dwarfs was homozygous small t. What do you think he would have got had
ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट। तो ये हमें बता रहे हैं कि F2 प्लांट्स को, F2 जनरेशन के जो प्लांट्स थे मेंडल ने उसमें से जब ड्वार्फ प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने F3 और F4 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट्स ही प्रोड्यूस करे, विच मीन्स कि जो F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव हैं। पर इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर वो F2 जनरेशन के टॉल प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो उनके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो इसको बेटा अभी हम क्रॉस की हेल्प से बना के देखेंगे। पहले हम एनसीईआरटी में हमें वन जीन इनहेरिटेंस के जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं उन्हें स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंडल ने कैसे कैसे क्रॉस कराया है वो स्टेप्स दिखाए गए हैं। तो उन्होंने पहले एक प्लांट लिया जिसमें से उन्होंने एंथर रिमूव कर दिए, जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी। तो उस प्लांट के एंथर रिमूव कर दिए। फिर डिजायर्ड पॉलन से जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया तो डिजायर्ड पॉलन से उसका पॉलिनेशन करवा दिया और फिर जो सीड प्रोड्यूस हुए उनसे प्लांट्स ग्रो करवाए, ठीक है। फिर इसको क्रॉस की हेल्प से समझते हैं। तो टॉल प्लांट लिया उन्होंने और ड्वार्फ प्लांट लिया एज पेरेंट्स। फिर इनका जब क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो सारे टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए और इनकी करवाई उन्होंने सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो F2 जनरेशन में बेटा 3/4 प्लांट्स टॉल आए और 1/4 प्लांट ड्वार्फ आए। क्लियर, ये था उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको पुनेट स्क्वायर की हेल्प से देख लेते हैं। तो पेरेंट्स उन्होंने लिए टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट दैट इज ट्रू ब्रीडिंग कैपिटल T। सिमिलरली ड्वार्फ होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल t ट्रू ब्रीडिंग। इनके जब गैमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल T के गैमीट्स बनेंगे दोनों ही कैपिटल T और स्मॉल t के गैमीट्स बनेंगे स्मॉल t। इनकी F1 जनरेशन बनाएंगे तो सारे प्लांट्स टॉल होंगे विद जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t। इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो गैमीट्स दो टाइप के बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t। जब कैपिटल T से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल T टॉल प्लांट। जब कैपिटल T स्मॉल t से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t टॉल प्लांट। और जब स्मॉल t से फ्यूज करेगा तो बनेगा स्मॉल t ड्वार्फ प्लांट और ये होगी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट्स टॉल होंगे एंड 1/4 प्लांट ड्वार्फ होंगे। और जीनोटाइपिकली देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो होगा बेटा कैपिटल T इज टू कैपिटल T इज टू स्मॉल t, जिसमें से कैपिटल T वाले 1 प्रोजेनी है, कैपिटल T वाले 2 और स्मॉल t वाले 1। तो रेशियो आ जाता है 1:2:1 या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4:1/2:1/4 जो हमने अभी बायनॉर्मल एक्सप्रेशन की हेल्प से समझा। क्लियर, ठीक है। अब जो हमसे बेटा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट, कि F2 जनरेशन का जो टॉल प्लांट था उसको सेल्फ पॉलिनेट कराते तो क्या मिलता, उसका क्रॉस बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बेटा इसमें अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे जो F2 जनरेशन है हमारा, इसमें हमारे पास जो टॉल प्लांट्स आए वो 2 जीनोटाइप शो कर रहे हैं, कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t। तो अगर इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो देखकर तो मेंडल नहीं बता सकते कि कौन से जीनोटाइप वाले हैं। तो इसके 3 केसेस बन सकते हैं, 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। क्या क्या, पहला, या तो कैपिटल T वाले प्लांट का क्रॉस हो जाए कैपिटल T वाले से, या फिर कैपिटल T स्मॉल t वाले का क्रॉस हो जाए कैपिटल T स्मॉल t वाले से, या फिर इनका आपस में क्रॉस हो जाए कैपिटल T का कैपिटल T स्मॉल t से, ठीक है। तो चलिए इन तीनों केसेस को ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो केस 1 में बेटा कैपिटल T इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल T और इसके भी गैमीट बनेंगे कैपिटल T। और जब इनका फ्यूजन हम करवाएंगे तो हमारे पास जीनोटाइप आ जाएगा कैपिटल T और इसका फिनोटाइप होगा टॉल। तो इस केस में सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। अब केस 2 देख लेते हैं। इसके 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t और इसके भी 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t। इनका फ्यूजन करा देते हैं। अगर कैपिटल T से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल T टॉल प्लांट। अगर कैपिटल T फ्यूज करेगा स्मॉल t के साथ तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t अगेन टॉल प्लांट। फिर स्मॉल t फ्यूज करेगा कैपिटल T के साथ तो सेम कंडीशन बनेगी कैपिटल T स्मॉल t टॉल प्लांट। और लास्ट में स्मॉल t से फ्यूज करेगा तो बनेगा स्मॉल t ड्वार्फ प्लांट। तो ये तो हो जाएगा केस 2। अब केस 3 बना लेते हैं। इसका एक ही टाइप का गैमीट बनेगा कैपिटल T, इसके 2 टाइप के गैमीट बनेंगे कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो अगर कैपिटल T से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल T टॉल प्लांट, और अगर कैपिटल T स्मॉल t से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t टॉल प्लांट, ठीक है। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं अगर मेंडल F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं तो।
क्लियर? तो ये था बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉपरली अपने नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।